स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार आप सभी को ज्योग्राफी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नए अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया सीरीज चलेगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग महेश वर्णवाल सर की जो बुक है, ये वाली बुक भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसको पढ़ेंगे पूरा। अभी हम लोग भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे और बाद में इस भारत के भूगोल पढ़ने के बाद में विश्व भूगोल की ओर भी चलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप स्टडी वेब्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका एक सीरीज चलेगा और आज से हर दिन एक एक वीडियो आते जाएगा और आप सब इसको सीखते जाइएगा। इसमें मैंने दो चीज़ों को इंक्लूड किया है। एक तो ये ज्योग्राफी का वीडियो होगा, ज्योग्राफी होगा महेश बर्णवाल सर की ज्योग्राफी से, और दूसरा हमने किया है कि इसमें इसके साथ साथ मैप को भी पढ़ते चलेंगे। मैप के सहारे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, ये हमने एटलस से मैप को उठाए हुए हैं और इसमें देखिए हमने जो भी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण हो सकती है सबको अंडरलाइन और लिखा हुआ भी है, तो समझने में आसानी होगी। जैसे देख लीजिए, ये सब मैप के द्वारा आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा। और ये जो बुक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में महेश बर्णवाल सर की जो बुक है ज्योग्राफी एक समग्र अध्ययन, इसका मैंने रिव्यू दिया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप उसको जाकर देख लें कि ये बुक कितना इम्पोर्टेंट और किस किस के लिए किस किस एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। तो ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो महेश वर्णवाल सर हैं वो पुडुचेरी में एसएसपी हैं और इनके द्वारा ये लिखा हुआ बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, जिसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, इसके अलावा जो भी रेलवे वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी का होता है, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह का होता है, या अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो सीरीज चलेगा, इसको 66 बीपीएससी जो पिट्टी होने वाला है उसको ध्यान में रखकर बताया जाएगा, प्लस में बिहार दरोगा और बीएसएससी को भी टारगेट में रखा जाएगा। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया जाएगा कि इसमें करेंट अफेयर को भी आपको साथ साथ बताते चला जाएगा। जैसे किसी भी बुक में आप पढ़ते हैं तो डाटा पुराना होता है, 2 साल 3 साल पुराना डाटा उसमें दिए हुए रहता है, लेकिन इसमें इस वीडियो का एक खासियत ये भी रहेगा कि मैं आपको करेंट से भी रूबरू कराते चलूँगा। जैसे कि वन रिपोर्ट बुक में 18 से पहले का है, तो मैं 2019 का जो वन रिपोर्ट आया है भारत सरकार का उसको बताऊंगा। इसके बाद हाथी का जो गणना हुआ है उसका रिपोर्ट 2019 में जो प्रस्तावित जो प्रकाशित हुआ था उसको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे आपको डेली वीडियो आते रहेगा, जिससे आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी और भूगोल पर एक बहुत ज़्यादा पकड़ बन जाएगा। दोस्तों, आप अगर मान लीजिए रेलवे या उससे रिलेटेड जो भी एसएससी ये सब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लुसेंट या कोई छोटी मोटी पतली बुक, गाइड बुक पढ़ते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा तो लगता है कि हो रहा है, परंतु आप जल्दी भूल जाते हैं और ज्योग्राफी पर कोई वैसा पकड़ भी नहीं बन पाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको मैप के द्वारा बताया जाएगा और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो। जैसे बिहार एसएससी का अभी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल का, फिर बिहार एसएससी में नई बहाली भी आने वाली है। तो इस तरह से जो भी आने वाले आगे के समय में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और लोगों में भी शेयर करिए, ताकि और लोग इससे जुड़ पाएँ और अच्छा से ज्योग्राफी को पढ़ सकें। इसका मेन मकसद यही है दोस्तों कि आपको फ्री में मैप के द्वारा एक ज्योग्राफी का क्लास मिले, एक ज्योग्राफी पढ़ने का एक व्यवस्था हो आपके लिए, जिससे कि आप सब ज्योग्राफी को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये वीडियो टोटली फ्री होगा और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। ये तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी, क्योंकि आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। ये पहला वीडियो है, इसके बाद हर दिन एक एक वीडियो आते जाएगा और आप पढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो महेश बर्णवाल सर की जो बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसका एक पहला अध्याय है भारत भूगोल का, भारत के ज्योग्राफी का।
जिसका नाम है भारत एक सामान्य परिचय। इसमें हम लोग भारत का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडिया जो अपना देश है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, इसकी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, इनके डिग्री जो चैनल है किनके बीच कौन से चैनल स्थित है। इसके अलावा जैसे इसको मैं मैप से बताते चलूँगा, एक उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें इस ज्योग्राफी बुक में जो दिया हुआ है उसको मैं उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे अगर आपको पहले आप याद करते होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप याद करते होंगे कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये देखिए मैं आपको पूरा का पूरा मैप में दिखाऊंगा कि देखिए ये लिटिल अंडमान है, ये जो है ये लिटिल अंडमान है और ये है कार निकोबार, ठीक है। और इसके बीच में ये स्थित है 10 डिग्री चैनल, है ना। ये 10 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो इस तरह से आपको मैप के द्वारा बताया जाएगा। और ये इसमें हर चैप्टर में आपको मैप का सहारा लिया जाएगा, एटलस का सहारा लिया जाएगा और इससे आपको मैप देखना भी आ जाएगा और ज्योग्राफी पर एक पकड़ भी बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब टॉपिक की ओर। टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। यहाँ हम लोग भारत का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडिया के बारे में सारी चीज़ों को की जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर दिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत एक सामान्य परिचय। इसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चूँकि ये 2018 का संस्करण रहा है और 2019 का ये प्रकाशित है, लेकिन बात यह है कि इसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गया था तो उसका यहाँ पे मैप नहीं दिया हुआ है। ऐसे मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि इस तरह से इसको लद्दाख बना दिया गया है और इसको जम्मू कश्मीर डिवीज़न किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अभी अगर टोटल भारत के राज्यों की बात करें तो टोटल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ऐसे आपके दिमाग में होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग हुए तो 7 से 9 हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बात ये है कि जो यहाँ जो गुजरात के क्षेत्र में जो दमन दीव, ये जो है दमन दीव और नगर हवेली, दादर नगर हवेली था, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस हिसाब से हमारा जो राज्य तो 28 रहे, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो अब 8 हो गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें आपको एकदम बच्चों की तरह समझाया जाएगा कि क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भारत के नामकरण से संबंधित है। भारत का नामकरण कैसे पड़ा इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसको हम लोग देखते हैं। भारत एक महान देश है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। भारत एक महान देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव की उत्पत्ति। यानी कि भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास उसी समय से होने लगा जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है या उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इतना विशाल है ये कि इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था, तो आर्यावर्त था, ये आप लोग सबको पता है, ठीक है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा और इसके बाद वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। और वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? सिंधु घाटी में था। पारसियन जो थे, आधुनिक ईरान, देखिए भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था वो पर्सिया के लोगों के द्वारा ही किया गया था। पर्सिया में भी वो हखामानी वंश था, उसने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। जो आधुनिक ईरान है, आधुनिक ईरान देश है, उसी को पारसिया बोला जाता था। तो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया, यानी उन लोगों ने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और जो पारसिया के लोग थे वे स को ह पढ़ते थे, ठीक है। और पारसिया के लोग जब स को ह पढ़ते थे तो इसलिए वह सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और इस आधार पर उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान का नाम दिया था। पारसिया के लोग जब भारत में आए तो उन लोग स को ह पढ़ते थे, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और यहाँ के निवासियों को, यहाँ के स्थान को हिंदुस्तान कहा था। इन लोग सिंधु का बदला हुआ रूप हिंदू
यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करने लगे थे। जैन परंपरा पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग जान लें कि हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है। आप अगर रामायण को देखेंगे तो लव कुश जब अयोध्या में आते हैं, रामायण की कथा जब सुनाते हैं, तो उसमें एक गाना है कि भारत आर्यावर्ते भारत खंड जम्मू द्वीप के बारे में बताया गया है। तो भारत को जम्मू द्वीप भी कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो इंडिया की शब्द है, भारत के लिए प्रयुक्त जो इंडिया शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो ग्रीक भाषा से हुई है। और ग्रीक भाषा के भी इंडोस से हुई है, इंडोस शब्द से हुई है। इसके अलावा कहा गया है कि यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा था तथा इस देश को इंडिया कहा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों ने ही किया था सबसे पहले। ग्रीक भाषा का इंडोस शब्द से है, और यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा यहाँ इस देश को इंडिया कहा था। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह को हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अलेक्जेंडर ने इस देश को, भारत को, किस नाम से संबोधित किया था, तो इंदु के नाम से संबोधित किया था, और इसी से नाम परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। ठीक है। अब अगर आप बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके इंग्लिश में हालांकि लिखा गया है, उसका हिंदी में रूपांतरण करवाया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है। तो आप भारत के नामकरण से संबंधित जो भी तथ्य थे उनको जान लिए, और आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया था सबसे पहले, और जो पारसिया के लोग थे वो सा को ह पढ़ते थे, इसीलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और यहाँ के लोगों इस आधार पर इस देश को हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है। अब चलते हैं भारत की स्थिति। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लोग भारत की स्थिति को तो याद कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांश वाला कितना डिग्री था, देशांतर वाला कितना डिग्री था। तो देखिए, आज मैं आपको बता दूं कि भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है। और इसमें भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगर अक्षांश की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये अगर भारत का नक्शा है इसी रूप में है, चतुष्कोणीय है लगभग, ये कश्मीर है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है, इसको आप ऐसे देखें तो यहाँ से इलाहाबाद से टाइम जोन जो है इलाहाबाद से गुजरता है। इलाहाबाद जिसको क्या बोला गया है, 82.5 डिग्री 30 मिनट से टाइम जोन गुजरा है। तो देखिए, ये देशांतरीय विस्तार को याद रखने के लिए इधर चलेंगे तो इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो पूरब जब चलेंगे 82 डिग्री से, तो वो क्या होगा, और घटेगा ना। इधर जाएंगे तो और घटेगा, तो यहाँ पे क्या है 68 डिग्री है, और इधर जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या है 97 डिग्री है। ठीक है। तो 68 से कम 97, उससे ज़्यादा 68 से कम, और 82 82.5 से कम 68, और उससे ज़्यादा 97। तो देशांतर में तो कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार भारत का है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अक्षांशीय विस्तार का, तो आप लोग देखे होंगे कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरता है, और कर्क रेखा कितना डिग्री को कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री को, 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा से अगर नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री से नीचे आएंगे, तो ये अक्षांश क्या होगा, अक्षांश कमता जाएगा, डिग्री में अक्षांश कमता जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री को बोला जाता है, तो उससे ऊपर ही है भारत। ठीक है। तो इससे अगर 23.5 डिग्री से नीचे आएंगे तो कितना नीचे आना पड़ेगा हमको, 8 डिग्री 4 मिनट आना पड़ेगा, और उससे ऊपर अगर जाएंगे तो कितना जा पाएंगे, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। तो इस तरह से भारत का जो विस्तार है
वो अक्षांशीय विस्तार अगर कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल को कहा गया है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, हर एग्जाम में लगभग आता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भूभाग भारत में स्थित है। तो भारत में 2.43% भाग स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो भारत 7वां स्थान पर है। इसके पहले अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद भारत आता है 7वां नंबर पे। इसको याद कर सकते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस तरह से है। तो ये नंबरिंग आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है। अब अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या जो है भारत की, जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर भारत की है, और विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% भाग भारत में निवास करता है। ठीक है। जमीन जो हमको मिला हुआ है 2.43% मिला हुआ है इंडिया को, लेकिन जनसंख्या कितना है हमारा 17.5% है। ये बहुत आबादी इसका जो है घनत्व है बहुत ज़्यादा है। अभी हमने चर्चा किया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो इसके मध्य से होकर गुजरता है, इसी देशांतर को ये देश का समय जोन यानी मानक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। देश का मानक समय माना गया है कितना डिग्री को, तो 82.5 डिग्री को। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय जोन रखा गया है, और ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। भारत के यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी क्रम पूछा जाता है, या इनके नाम पूछा जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उनका क्रम है ये कि उत्तर प्रदेश, क्रम नहीं, इसको सिर्फ याद कर लें कि यहाँ से गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, इलाहाबाद में है तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर ग्रीनविच समय की बात करें, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो लंदन से होकर गुजरता है, ठीक है, तो वहाँ से यह 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। और अगर बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो 23.5 डिग्री को, 23.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, और ये 8 राज्यों से गुजरता है। इसका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 7 राज्यों के लिए अगर आप ट्रिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको याद रख लीजिए कि गरम 6 मित्र, ठीक है, गरम 6 मित्र झारखंड, बंगाल, ठीक है, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और झारखंड, बंगाल। तो गरम 6 मित्र झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इस तरह से 7 जो है कर्क रेखा से गुजरते हैं भारत के राज्य। इसके अलावा अगर हम लोग कहें, कर्क रेखा जो है पड़ोसी देशों में बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत की अगर मानसून की बात की जाए तो भारत की जो अधिकांश जगह क्षेत्र है वो मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। इसमें उत्तरी भाग उष्ण या उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है, यानी उष्ण कटिबंध में आ जाता है। वही अगर दक्षिणी भाग की बात करें तो उष्ण कटिबंध में रहता है। उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक रहता है। तो ये उत्तरी भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और दक्षिण भारत भी उसी क्षेत्र में पड़ता है। इस तरह से अगर आगे चले, ये सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से
जो है मैप में बता दूंगा ताकि आपको याद और अच्छा से हो जाए। भारत की अगर लंबाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो उत्तर से दक्षिण की है वो 3214 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो इस तरह से जो भारत है, इस तरह से भारत है, तो ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार भारत लगभग चतुष्कोणीय क्षेत्र है। देखिए हम बार बार चतुष्कोणीय बनाते भी हैं, तो भारत कैसा है, चतुष्कोणीय क्षेत्र है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। अगर हम देखें तो भारत क्या है, इधर प्रायद्वीपीय भारत में ये क्या है, पूरा पूरा का पूरा ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। और भारत का ये क्या है, त्रिकोणीय भाग में है ना, 1 2 3, ये त्रिकोणीय भाग के रूप में फैला हुआ है हिंद महासागर की ओर। और हिंद महासागर में भी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक इधर जो है अरब सागर की शाखा है, और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, 2 शाखाएं हैं। और यहाँ अगर बात की जाए तो हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनती है। तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी में बनेगी और फिर अरब सागर में बनेगी। अगर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रख लीजिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से अगर भारत की अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है, इस तरह से अगर भारत है तो ये जो सीमा है वो सिर्फ 6100 किलोमीटर है। अगर इसके द्वीपों की सीमा को भी मिला दिया जाए, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर इस साइड में लक्षद्वीप है, तो इन सबका जो अगर तटीय सीमा की लंबाई मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। और अगर स्थल के साथ में इन सारी सीमाओं को मिला दिया जाए तो 22,716 किलोमीटर जो है वो पूरा सीमा हो जाता है भारत का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा जो है तटीय सीमा सबसे लंबी है, वो गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। जैसे इस तरह से गुजरात है भारत में, इस तरह से, तो इसको अगर इस पूरे सीमा की लंबाई को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। क्रीक का मतलब है बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र तटीय भाग में जो होता है। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो बोला जाएगा कि अगर सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा, क्योंकि इसका 1962 किलोमीटर है और गुजरात का क्या है, 1214 किलोमीटर ही है। इसके अलावा अब नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसको मैं दिखाऊंगा मैप पर भी नीचे चलने के बाद। पहले इसका नाम जो है पिगमेलियन पॉइंट था, तो इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था, पिगमेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट जो है या भारत की का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट कहता है कि अगर 2014 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुए सुनामी में इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा भाग समुद्र में डूब गया। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है, तो ग्रेट चैनल को भी मैं दिखाऊंगा कि इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है उससे जो इंडोनेशिया है वो किसके द्वारा पृथक होता है, अलग होता है, तो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। इसके बाद अगर देखें तो भारत की अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में, और 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो वो यहीं पर है। ठीक है, इसका उत्तरतम बिंदु अगर भारत की उत्तरी बिंदु का अगर कहा जाए तो इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है इस साइड में गुजरात साइड में,
वो गौरमोता या गुहार मोती है, गुजरात में है। और पूर्वोत्तम बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। मनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये मैं आपको अभी तुरंत नीचे चलने के बाद में इसको दिखलाऊंगा कि कहाँ पे है, मैप में कहाँ पे है। तो मनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो इसको सिर्फ अभी जान लीजिए, मैप में देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि हिंद महासागर का महत्व। हिंद महासागर का महत्व भारत के लिए क्या है, इसको देखेंगे। तो भारत हिंद महासागर के केंद्रीय अवस्थिति रखता है। भारत जो है हिंद महासागर के केंद्र में है। ठीक है। तथा यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। आप अमेरिका या ब्राज़ील या और अन्य किसी भी देश के नाम पर महासागर का नाम नहीं पढ़िएगा, लेकिन हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर भारत के लिए पर्याप्त भू राजनीति, भू सामरिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व रखता है। देखिए, इससे बहुत सारी गतिविधियां भारत की चलती है हिंद महासागर से। आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब है व्यापार वगैरह होता है और मछली पालन वगैरह होता है। तेल शोधक कारखाने, इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। तो इसको, और सबसे बड़ी बात कि मानसून लाने के लिए के जिम्मेवारी कारक में हिंद महासागर का भी बहुत बड़ा भूमिका है, जो हम लोग मानसून में पढ़ेंगे, भारत के मानसून में। आगे बोलता है कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय समुद्री तट जो है आधार से 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। ठीक है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, इसको जानते ही हैं। इसमें क्या होता है कि भारत सभी तरह के संसाधनों को दोहन कर सकता है। ठीक है। और इसके आधार से वस्तुतः टेढ़ी मेढ़ी एक मिलने वाली रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसको आधार रेखा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद स्थलीय भाग पर आधार रेखा के मध्य स्थित सागर को आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है। इसको इस तरह से मैप में देखिए, यहाँ पे देखिए बताया गया, कितना बढ़िया बुक है, आप देख सकते हैं। ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट होता है, ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा तट दिख रहा है, इसको आप ऐसे देखिए, ये जो टेढ़ा मेढ़ा तट दिख रहा है, तो इसको एक काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। ये जो रेखा खींचा गया है, यही है जो वो आधार रेखा कहा जाता है इसको। और इस आधार रेखा और ये जो स्थलीय भाग है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको आंतरिक जल कहते हैं। ठीक है। और आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, या इसको प्रादेशिक समुद्री सीमा भी कहते हैं। ठीक है। इसमें भारत हर तरह का जो दोहन वो कर सकता है। इसके बाद इस आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसको हम लोग कॉन्टिजिवस जोन भी कहते हैं। ये जो, अगर मान लीजिए हम लोग क्षेत्रीय सागर की बात करें तो 12 समुद्री मील ही होता है, लेकिन आधार रेखा से ये 24 समुद्री मील की दूरी तक रहता है। इसके बाद जो ये जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, जो 200 समुद्री मील तक रहता है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो आर्थिक मंडल कहा के नाम से भी जाना जाता है, या विशिष्ट अनन्य क्षेत्र होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली थी, ये सारी चीज़ों को आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे चलें, आगे अगर हम लोग चलें तो हम लोग हिंद महासागर के महत्व को देख रहे थे। ये सारी चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। अब अगर बात करें तो जो भारत का जो ये जो क्षेत्र होता है 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं, तो संलग्न क्षेत्र में भारत को क्या है, अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली वगैरह, वित्तीय जो अधिकार होते हैं या राजकोषीय अधिकार वो प्राप्त होते हैं। अनन्य क्षेत्र जो होता है, जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, तटीय रेखा से जो 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है, जिसमें भारत को सामरिक, सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार प्राप्त होता है।
इस क्षेत्र के बाद के क्षेत्र जो होता है 200 समुद्री मील के बाद का जो क्षेत्र होगा उसको उच्च सागर बोला जाता है। और इस यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यानी भारत के तट रेखा से अगर 200 समुद्र मील के बाद का जो क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है, इसको उच्च सागर बोलते हैं और इसमें सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैंने अभी बता दिया है। हमारी पड़ोसी देशों में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। नेपाल व भूटान जो है भारत और चीन के मध्य जो अंतरस्थ राज्य है, जिसको बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट उस राज्य या उस देश को बोलते हैं जो दो बड़े देशों के बीच में रहता है, ठीक है, तो उसको बफर स्टेट बोलते हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। तो ये भी मैं पाक जल संधि को भी अभी हम लोग मैप में देखेंगे, ठीक है। एडम्स का जो ब्रिज है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पंबन द्वीप जो है एडम्स ब्रिज का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर ही कौन है स्थित, तो रामेश्वरम स्थित है। एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये भी हम लोग देखेंगे कि एडम्स ब्रिज किधर है और उसका क्या महत्व है, ठीक है। देखिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ में लगता है और उनसे संबंधित राज्य कितने हैं और उनका क्रम क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ, तो 5 राज्यों का सीमा उससे टच होता है बांग्लादेश से। और सबसे ज़्यादा अगर लंबाई में बात की जाए तो बांग्लादेश का ही, पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का सीमा ही भारत के साथ में लगता है, जो 4096 किलोमीटर है, ठीक है। चीन से बात की जाए तो 5 राज्यों का मिलन होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अभी जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र इससे लगता है। पाकिस्तान से 4 राज्य टच करते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य में स्थित है। अगर हम लोग पाकिस्तान से बात करें तो 4 राज्य इससे पाकिस्तान के क्षेत्र से मिलते हैं या इनका सीमा बनता है पाकिस्तान से। वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी भी है, वो लद्दाख का क्षेत्र नहीं हो पाया है, ठीक है। नेपाल से 5 राज्य मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। ये अगर बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है कि बिहार का सबसे ज़्यादा या किस देश के साथ में बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ में लगता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार के साथ में 4 राज्यों का लगता है, भूटान के साथ में 4 राज्यों का लगता है, अफगानिस्तान के साथ में 1 राज्य जम्मू कश्मीर का लगता है, जो अब पीओके से लगता है ना, जो अभी पाकिस्तान के अधिकृत में है वो क्षेत्र। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, जो सीमावर्ती क्षेत्र था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का जो है कुल 17 पड़ोसी देश की सीमा से, 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है। ये भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का लिस्ट है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो मैप में हमने आपको बताने का वादा किया था, तो उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ये देखिए, ये भारत है, टोटल पूरा ये भारत है, ये भारत है। भारत का मानचित्र आप देख ही रहे हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और इसमें इंदिरा पॉइंट इधर ही स्थित है, यहाँ पे ये जो ग्रेट निकोबार है वहीं पे स्थित है। अगर इंदिरा कॉल की बात की जाए तो इंदिरा कॉल यहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो इसको नेफे के नाम से जाना जाता था पहले। यांग्याप दर्रा से यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करता है। जो सरक्रीक है गुजरात में, वो पश्चिमी सीमा जो है वो गुजरात से गुजरता है, या पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है, जिसको गौरमोती भी या गौरमोता भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा था चैनल की बात जो थी, ये कौन कौन सी डिग्री किसके बीच में स्थित है, तो ये देखिए भारत है। भारत के बाद इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें हम लोग अगर देखें
तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लैंडफॉल द्वीप जो है, लैंडफॉल द्वीप वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि 10 डिग्री चैनल जो है उत्तरी 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये देखिए 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल, अगर आप सब सोच रहे होंगे कि ये 10 डिग्री 9 डिग्री क्या है, तो ये देशांतर रेखा ही है। ठीक है, मेनली और कुछ नहीं है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। ठीक है, एक हमने कहा था कि इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह में द्वीप में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ है, निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच में था, तो ग्रेट चैनल यहीं पे होगा, इसके नीचे में, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक हमने ये भी कहा था, ये जो क्षेत्र है अब इधर पश्चिम साइड में आ गया है भारत के, इधर महाराष्ट्र की साइड में। तो आप देखिएगा कि मैंने कहा था कि 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल वो कावारती और मनिकाय के बीच में है। ये आप देख ही रहे हैं, 9 डिग्री चैनल जो है कावारती और मनिकाय के बीच में स्थित है। और 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मनिकाय के बीच में स्थित था। 8 डिग्री जो चैनल था वो मालदीव और मनिकाय के बीच में स्थित था। तो आप लोग ये भी देख लें, यहाँ पे ये 8 डिग्री चैनल मनिकाय है और मालदीव है, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इस पूरे तथ्य को जान लिया है। इसके अलावा ये जो तथ्य हैं आपको, कि इसमें आपको मेनली ये जो तथ्य है, सूची है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है, तो ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इसका PDF आपको वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बताने वाला तथ्य है नहीं, तो ये आप खुद से ही याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। आप वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको हमेशा ज्योग्राफी के चीज़ों को और अच्छा से। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग महेश बर्णवाल सर की पूरा का पूरा बुक को ख़त्म करेंगे और मैप के द्वारा सारे तथ्यों को देखेंगे। और उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।